नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की, मराठा मुस्लिम गठबंधन, इंडिया और एनडीए में टेंशन। हम बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की करने जा रहे हैं, जहां की राजनीति में चुनावों की सरगर्मी के बीच एक नया समीकरण बनता नजर आ रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने दरअसल नया ट्विस्ट पैदा कर दिया है। उन्होंने मराठा और मुस्लिम के गठजोड़ के बीच चुनाव में उन्हीं सीटों पर उतरने का ऐलान कर दिया जहां पर जीत पक्की है। मनोज जरांगे के इस ऐलान से महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई बहस की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही अब तक इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच जो मुख्य मुकाबला टक्कर मानी जा रही थी, अब नए समीकरण से दोनों गठबंधन में टेंशन के हालात है। क्योंकि मनोज जरांगे के ऐलान के मायने क्या हैं, आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। और साथ ही बीजेपी की तरफ से 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ चुकी है, बात आज उस पर भी होगी। पहले यह रिपोर्ट। तो पुढचा विचार त्यांनाही विचार करायला वेळ पाहिजे, बोलायला वेळ पाहिजे। त्यांनी बोलून घ्यायचं, लांबून आले। लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र की बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो चेले चपाटे हैं, चोर लफंगे, उनके साथ वो चुनाव हारने जा रहे हैं। किसी भी हालत में जीत नहीं पा रहे। लोकसभा में ये लोग हार गए, हमने हराया उनको, बहुत कोशिश की, लेकिन विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अभी मालूम है आपको? जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। ही दाढीची करामत आहे आणि म्हणून मला हलक्यात घेऊ नका, परत एकदा सांगतो। 84 हो 90 हो हे म्हातारं काही थांबवत नाही। हे म्हातारं महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही। तुम्ही त्याची काळजी करू नका। महाविकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। महाराष्ट्र चुनाव में 3M का ट्विस्ट। कौन होगा हिट, कौन होगा मिसफिट? 288 की लड़ाई स्वाभिमान पर आई। इंडिया और एनडीए में जारांगे का बीच। मराठवाड़ा, मराठा और मुस्लिम तोड़ पाएगा पार्टियों का तिलिस्म। यूपी के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े प्रदेश महाराष्ट्र में चुनावी घमासान चरम पर। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसको लेकर इंडिया यानी महाविकास आघाड़ी और महायुति यानी एनडीए में शामिल दल अपने हिसाब से राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। सीटों पर तालमेल को लेकर राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर जारी। सीटों का समीकरण बैठाने की कवायद हो रही। महायुति यानी एनडीए और महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन ऑल इज वेल बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही गठबंधनों में सीटों को लेकर अंदर खाने हलचल मची हुई। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही, लेकिन सहमति बनती नहीं दिख रही। सहमति और असहमति के बीच बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। वहीं इंडिया गठबंधन के घटक भी सीटों पर सहमति को अंतिम रूप देने में लगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के महीनों पहले से ही सीट शेयरिंग को लेकर हलचल हो रही है। इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेताओं के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई तो दोनों गठबंधन के कद्दावर नेता एक्शन में आए और सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो विदर्भ के सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास पर शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की बैठक हुई, तो कांग्रेस के नेताओं में भी मंथन का दौर चला। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बैठक के बाद पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार से मुलाकात की। इन सब के बीच दिल्ली में होने वाले कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक को टाल दिया गया। एनडीए गठबंधन की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया तो हलचल और तेज हो गई।
इसके बीच कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली थी, लेकिन उस बैठक को टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि यह बैठक जल्द होगी और कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मुहर लगाएगी। कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी में बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। माना जा रहा है कि इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस के नेतृत्व पर है। इंडिया और एनडीए गठबंधन की सियासी हलचल के बीच मनोज जरांगे पाटिल ने बड़ा ऐलान किया है। मराठवाड़ा और मराठा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले मनोज जरांगे ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जरांगे नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे 3M नाम दिया जा रहा है, यानी मराठवाड़ा, मराठा और मुस्लिम। मराठवाड़ा और मराठा की आवाज मनोज जरांगे खुद बुलंद कर रहे हैं और चुनावों के बीच उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलकर एक अलग संदेश दिया है। 3M की कवायद के बीच मनोज जरांगे फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की, जिसके बाद 3 बड़े ऐलान किए। मराठा मानुष और आरक्षण की बात करने वाले जरांगे ने साफ कहा कि हम उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे जहां हमें जीत की पूरी उम्मीद है। निवडून येतील तिथं उभा करा। ही झाला, ही निर्णय मान्य आहे का? ही झाला एक भाग, ऐका ऐका, ही झाला एक भाग। दुसरा जिथं उभा करायचे, जिथं निवडून येऊ शकते अशा ठिकाणी फक्त आपण उभा करून निवडून आणावं। एक दुसरं, एससीच्या आणि एसटीच्या ज्या जागा आहेत तिथं आपण उमेदवार देऊ नये। ऐका ऐका ऐका, आधी आपण तिथं उमेदवार देऊ नये। कोणत्याही पक्षाचे असू द्या, तिथं कोणत्याही म्हणतो, ते महायुती असो किंवा महाविकास आघाडी, जो आपल्या विचाराचा आहे म्हणजे आपल्या मागणीशी, त्याला आपलं लाखभर मतदान फुकट द्यायचं, त्याला निवडून आणायचं। मनोज जरांगे ने आगे कहा कि हम आरक्षित सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। जिन सीटों पर हमारी स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है वहां हम जिताऊ उम्मीदवारों को समर्थन देंगे, लेकिन समर्थन से पहले उनसे 500 रुपए के स्टाम्प पर मराठा हितों की रक्षा करने का वचन लिखवा कर लेंगे। मनोज जरांगे के ऐलान से साफ है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी यूएसपी को बनाए रखना चाहते हैं। वो मराठवाड़ा और मराठा आरक्षण आंदोलन को ही अपनी चुनावी राजनीति की धुरी बनाए रखेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि मनोज जरांगे का दाव इंडिया और एनडीए गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएगा। मनोज जरांगे की पहचान मराठा आरक्षण आंदोलन के मुखिया के तौर पर होती है। वो लंबे समय से आरक्षण के लिए संघर्ष करते रहे। क्योंकि मराठा आरक्षण की मांग करते रहे तो उनका सबसे ज्यादा असर मराठवाड़ा और मराठा वोटर्स में होगा। हालांकि मनोज जरांगे अपने आधार को बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका आंदोलन चला है वो मराठा पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही माना जाएगा। ऐसे में वो मराठा वोटों में डेंट लगा सकते हैं। 6 जोन में बटे महाराष्ट्र में मनोज जरांगे का सबसे ज्यादा असर वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में देखने को मिल सकता है। और अगर इन दोनों इलाकों की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 20 सीटें, जबकि विधानसभा की 116 सीटें इन इलाकों से आती हैं, जो महाराष्ट्र की 288 सीटों में निर्णायक भूमिका रखती हैं। वहीं वेस्टर्न महाराष्ट्र की जातीय समीकरण की बात करें तो इस इलाके में मराठा 38%, जबकि ओबीसी 28% है। मुस्लिम आबादी 9% है, जबकि दलितों की आबादी 16% है। जबकि मराठवाड़ा में 40% मराठा आबादी है, मुस्लिम 17% है, दलित 12 और ओबीसी और अन्य 31%। साफ है मनोज जरांगे क्यों मराठा और मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब उनसे मुस्लिम को लेकर सवाल किया जाता है तो उनका जवाब कुछ अलग होता है। आपणही सांगताना सांगतो आम्ही कट्टर हिंदू आहे। मीही सांगताना रोज सांगतो आम्ही कट्टर हिंदू आहे। आम्हाला गर्व पण आहे, स्वाभिमान पण आहे। मुस्लिम बांधवांशी चर्चा करताना सुद्धा वेळोवेळी सांगतो मी कट्टर हिंदू आहे। मला माझ्या धर्माचा स्वाभिमानी गर्व सुद्धा आहे। तुम्हालाही मुस्लिम बांधवांना तुमच्या धर्माचा स्वाभिमान असला पाहिजे, गर्व असला पाहिजे। आपल्याला सत्ता परिवर्तन करायचं, धर्म परिवर्तन नाही। तुमचे लेकरं मोठे झाले पाहिजेत म्हणून आपण एकत्र आलो पाहिजे, माणुसकी जिवंत ठेवू। मला हिंदुत्व मान्य है, पण छत्रपति शिवरायांच्या विचाराचं। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें
तो मराठा आबादी की संख्या लगभग 30% है, जबकि ओबीसी आबादी लगभग 40% है। दलित आबादी 12% से ज्यादा है। ब्राह्मणों की आबादी 6% से ज्यादा है। राज्य की पॉलिटिक्स मराठा और ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी का मुख्य फोकस ओबीसी वोटर्स पर रहा। वहीं जब मराठा आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ तो ओबीसी को लेकर भी खूब चर्चा हुई। ओबीसी समुदाय को इस बात का डर था कि कहीं उनके आरक्षण को काटकर मराठाओं को आरक्षण न दे दिया जाए। मन में चुनाव न लड़ने की इच्छा होते हुए भी आखिरकार मराठा समाज के दबाव के सामने मनोज जरांगे की एक ना चली और मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। मनोज जरांगे पाटिल खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जहां पर उम्मीदवार जीत सकते हैं वहां वो अपने उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं। इतना ही नहीं, मनोज जरांगे पाटिल दलित, मुस्लिम, धनगर और ओबीसी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है इनके वोटों के बगैर मराठा उम्मीदवार वहां पर जीत नहीं सकते। इसलिए मनोज जरांगे पाटिल जहां पर ओबीसी उम्मीदवार है या फिर SC ST उम्मीदवार है वहां पर अपना समर्थन वो देने वाले हैं। अब देखना यह है कि मनोज जरांगे पाटिल आखिरकार कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इधर मनोज जरांगे के असर को इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेता नकार रहे हैं। वो कहते हैं कि असली लड़ाई दोनों गठबंधनों के बीच, यहां तीसरा समीकरण नहीं बनेगा। मनोज जरांगे पाटिल ने इलेक्शन लड़ने की घोषणा की है। सभी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन जो ताकतवर कैंडिडेट है वो सभी पॉलिटिकल पार्टी में है और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनके कैंडिडेट से खड़े होने से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। राजनीति में, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, संविधान हमें अधिकार दिया हुआ है। अब मनोज जरांगे पाटिल जी किसका वोट काटेंगे, किसको मदद करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ये सब तो एक कल्पना की बातें हैं। जब राजनीति में हम आए हैं तो किसी का भी सामना करना पड़ेगा। अरे भाई, युद्ध नहीं, जिनके जीवन में वो तो बड़ा भागा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागा होगा। तो जब एक बार रण में आ गए हैं तो किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ेंगे, महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व की सरकार बनवाएंगे और जनता को एक स्थिर और एक स्थायी सरकार देकर महाराष्ट्र के करोड़ों लोगों के सामने नतमस्तक होकर विकास का काम करेंगे। जबकि महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज परखने वालों का कहना है कि मनोज जरांगे फैक्टर इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि पिछले सालों में मराठा आरक्षण आंदोलन मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठवाड़ा से निकलकर पूरे महाराष्ट्र में फैला है। देखिए, महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है वो है मराठा आंदोलन और मराठा वोट बैंक को लेके। अगर आप नोट करेंगे तो जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव पीछे किया गया था उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही मानी जाती है कि कहीं ना कहीं मराठा वोट एक खिसकता हुआ पहलू था महाराष्ट्र की राजनीति में, जिसको लेके कहीं ना कहीं एक कवर अप करने की कोशिश की गई थी। पिछले महीने भर में सत्ता में बैठी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, यानी अगर हम बात करें शिंदे की, अजीत पवार की और देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई की, ये जो एक धड़ा रहा है वो कवर अप करने के लिए और मराठा आंदोलन का एक तो धार कम करने के लिए, दूसरी उसकी कवर अप ये थी कि दूसरी जातियों को भी समेटा जाए। इसके लिए करीब 1000 फैसले किए गए हैं और 165 करीब 165 बड़े फैसले हैं जो अलग अलग समूहों को कैबिनेट के निर्णय के बाद से उन्हें फायदा होगा, इस तरह का एक निर्णय लिया गया था। तो अगर कहा जाए कि अभी भी विधानसभा के चुनाव में मराठा फैक्टर बहुत मायने नहीं रखता, तो वो काफ़ी मायने रखता है और उसी को लेके कवरअप भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र के वोटर किसके पक्ष में जाते हैं ये 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले समीकरण बनाने और उन्हें काटने का दौर चल रहा है। इसमें मनोज जरांगे जैसे नए किरदार सामने आ रहे हैं, जिनका असर भले ही ज्यादा ना हो लेकिन किसी का खेला तो बिगाड़ ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इन तमाम राजनीतिक हलचलों के बीच बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। माना यही जा रहा है कि बीजेपी राज्य में 155 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। पहली लिस्ट सामने आ चुकी है और इसमें 80 से ज्यादा मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि कई ऐसी सीटें भी हैं जिन्हें पार्टी ने अपनी ही सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट से ले लिया है। बीजेपी ने जिन 99 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं उनमें 80 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी के मौजूदा विधायक। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी। इनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां उसके सिटिंग विधायक
लेकिन अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। बीजेपी की पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं, जबकि 13 महिलाओं को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। जिन सीटों का ऐलान हुआ है उसमें बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा कद्दावर नेताओं के नाम है। साथ ही कई बड़े नेताओं के बेटे और बेटियों को भी पार्टी ने टिकट दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को इस बार 2024 में टिकट दिया है। 2019 में उनका टिकट काट दिया गया था। इतना ही नहीं, सांसद अशोक चव्हाण की बेटी को टिकट दिया गया है। पुलिस स्टेशन में फायरिंग करने वाले गणपत गायकवाड़ के परिवार को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में 13 भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को वहां पर टिकट दिया गया है। इस लिस्ट पर पूरी नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने ही विधायकों पर ज्यादा विश्वास वहां पर दिखाया है। अब दूसरी लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट में देखना होगा कि कितने मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हुए हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागरपुर दक्षिण पश्चिम से प्रत्याशी बनाया गया। इस सीट से देवेंद्र फडणवीस जीतते आ रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुल को कामठी से टिकट मिला। इस सीट से अभी बीजेपी के टेकचंद सावरकर विधायक, जिनका टिकट कट गया। टेकचंद ने राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई लाडली बहन योजना का विरोध किया था। हालांकि कामठी सीट ऐसी है जहां से बावनकुले पहले विधायक रह चुके हैं। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना महायुति को जिताएगी, हमारी सरकार लाएगी, हमारी बहनें हमारी सरकार लाएगी। किसानों का बिजली हमने माफ किया, हमारी सरकार लाने का किसान प्रयास करेंगे। और आगे के महाराष्ट्र के हित में डबल इंजन सरकार किसानों को चाहिए। देश को महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार रही कि मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री है और मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार अगर एक रही तो केंद्र और राज्य की सारी योजनाएं चालू रहेगी। जो गरीब आदमी के लिए अनाज की योजना है, पीक बीमा योजना है, सारी योजना चालू रहेगी। उद्धव ठाकरे उनके अगर बगल बच्चे आ गए सारी योजना बंद करेंगी। किया था ना उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 योजनाएं बंद की थी। मुझे लगता है हार की कगार पर है। वहीं जिन नेताओं को टिकट मिल गया है वो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद कर रहे हैं, साथ ही जीत का दावा भी कर रहे हैं। मेरा मानना ऐसा है कि 15 साल अगर मैं लगातार काम कर रहा हूं, लगातार लोगों के मुफ्त ऑपरेशन करा के देना, किसी के घर पे मौत हो गई तो उसके घर इंसानियत का भोजन पहुंचाना, हर उनके दुख दर्द में मैं साथ में हूं, तो चुनाव के समय जाकर के वोट मांगो। इतना कमजोर मैं अपने आप को नहीं समझता। ठीक है, अब चुनाव में घर से बाहर कुछ यात्राएं करनी होती वो करेंगे, पर जो बाकी उम्मीदवार करते हैं वैसा मैं कोई चुनाव में नहीं करता। मेरे कार्यकर्ता स्वयं वे उम्मीदवार है, इस भाव में लोगों के बीच में घूमते हैं। यहाँ पे तीसरी बार लड़ने का मौका दिया है और ये मौका 2 बार यहाँ के मतदाताओं ने मुझे चुन के दिया और हमारे यहाँ के महायुति के कार्यकर्ताओं ने काम किया, इसीलिए 2 बार मुझे काम करने का मौका मिला और तीसरी बार निश्चित रूप से उनके ही ताकत पे हम आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे और ये गढ़ लोकसभा जैसा ही विधानसभा का भी गढ़ जीतेंगे। मैं पार्टी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार वापस एक काबिल समझा और उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट दे दिया है। इसलिए मैं सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन्होंने मुझे जो विश्वास दिखाया है वो विश्वास मैं साथ करूँगी और ये बार भी पर्वती विधानसभा हम लोग बहुमत से जीतेंगे और महायुति में एक पर्वती होगी। महाराष्ट्र में चुनावों को लेकर नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर को जारी होगा, जिसमें अब 36 घंटे का समय रह गया। वहीं माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद गुट है, उसकी ओर से भी जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। महायुति यानी एनडीए गठबंधन, जिसमें बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट है, उसमें बीजेपी के प्रत्याशी घोषित करने और सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया हो रही। भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीट पे उनकी कैंडिडेट घोषित कर दी है और शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार भी जल्दी अपने कैंडिडेट घोषित करेंगे। जो गिने चुने सीट पर बातचीत अभी जारी है, उसका भी जो भी कैंडिडेट्स है महायुति के कैंडिडेट, उनका भी नाम 1-2 दिन में घोषित किया जाएगा। इधर महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों का कहना है कि दोनों गठबंधनों की ओर से जीत के लिए फॉर्मूले तय हो रहे हैं, जिसमें प्रभाव वाली सीटों को लेकर पेच फंसा है।
इस वजह से सीट शेयरिंग नहीं फाइनल हो रही। इसमें सबसे ज्यादा पेंच विदर्भ को लेकर है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अगले 48 घंटे ऐसे होंगे जिसमें दोनों गठबंधनों में कौन दल कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।